गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आज हम लोग शो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले वही एक फॉर्मल रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट्स से कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो फैक्ट वाले टॉपिक हमने स्टार्ट किए हैं उसमें हिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ी सी, जिसमें आपको पिक्चर से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो है मौर्य एम्पायर डिस्कस करने जा रहे हैं। मौर्य एम्पायर में जो आर्ट है, ठीक है, जो कला का भाग है वो डिस्कस करेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए, जो मौर्य साम्राज्य है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक है ये। मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में विशिष्ट स्थान है। इस साम्राज्य के साथ ही भारत में ऐतिहासिक युग प्रारंभ होता है। इस वंश के संस्थापक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य कहे जाते हैं, जो 322 से 298 ईसा पूर्व था, जिसने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर नंदों को पराजित कर मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व इस वंश का अन्य महत्वपूर्ण शासक था, किंतु इस वंश को प्रतिष्ठा दिलाई बिंदुसार के पुत्र अशोक, जो कि 273 से 232 ईसा पूर्व ने, जो अपने पिता के बाद शासक बना। अशोक विश्व इतिहास में अपनी दंभ नीति, प्रजा कल्याणकारी कार्यों के लिए विशिष्ट स्थान रखता है। अशोक के शिलालेख जो है वह स्तंभ लेख व गुहा लेख इतिहास के पुण्य लेखन में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। 185 ईसा पूर्व में इस वंश का अंतिम मौर्यवंशी शासक जो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्य मित्र शुंग कर देता है। जो इसके लास्ट जो शासक हैं वो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्य मित्र शुंग कर देता है। नेक्स्ट देखिए, मौर्यकालीन कला के बारे में बात कर लें। क्या कहती है ये मौर्यकालीन कला? मौर्यों ने भव्य एवं सुंदर राजमहलों के निर्माण की परंपरा को प्रारंभ किया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को सुगाड़ग कहा गया। पटना के बुलंदी बाग क्षेत्र से मौर्यकालीन लकड़ी का महल मिला है। माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल था, जो आग लगने के कारण नष्ट हो गया था। पटना के समीप कुम्हरहार गांव से भी मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। इस राजप्रसाद को कुछ विद्वान अशोक का तो कुछ विद्वान चंद्रगुप्त को मानते हैं। मौर्यकालीन राजप्रसाद प्रारंभ में लकड़ी के बने थे, बाद में ये पाषाण के बनाए जाने लगे। इन राजप्रसादों की भव्यता ने विदेशी लेखकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जैसे ही फायान के अनुसार ये प्रासाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है। फायान ने से क्या कहा गया है, जो मौर्य के बने हुए राजप्रसाद हैं, कि ये प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है। किसका कथन है? फायान का कथन है। इसी प्रकार यूनानी लेखक एरियन के अनुसार ये राजप्रसाद की शानो शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना के महल ही कर सकते हैं। जो लेखक थे यूनानी लेखक एरियन, उनके अनुसार ये जो राजप्रसाद हैं ये अपनी शान और शौकत का मुकाबला ना तो इस सूसा से कर सकते हैं और ना ही एक बेतन से की महल से कर सकते हैं। मौर्य काल में काष्ठ के स्थान पर पत्थर का उपयोग शुरू हुआ। अशोक के एक काष्मत स्तंभ एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए मौर्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। इन पर चमकदार पॉलिश है। अशोक के स्तंभ उत्तर प्रदेश के चुनार, मिर्जापुर के बलुआ पत्थर से बने हैं। जो अशोक के स्तंभ हैं वो किससे बने हैं? उत्तर प्रदेश के चुनार जो मिर्जापुर के बलुआ पत्थर से बने हैं। ये स्तंभ अपनी विस्मयकारी पॉलिश व सजीव पशु आकृतियों के कारण कला जगत में एक अलग ही स्थान रखते हैं। इन स्तंभों के मुख्य भाग हैं: पहला यष्टि,
जो पत्थर का बना सीधा पिलर है। यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल घंटे की आकृति। तीसरा जो है फलक। चौथा इसमें है स्तंभ को मंडित करने वाली पशु आकृति। स्तंभों की यष्टि पर चमत्कार पॉलिश है। यष्टि के सिरे पर उल्टे कमल की आकृति है। फलक पर विभिन्न पशुओं की आकृति है, जिसके लिए हम अंक तालिका 1 देखेंगे। स्तंभ शीर्षों में सारनाथ का स्तंभ शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। हम अंक तालिका देख ही लेते हैं कि फलक पर कौन कौन से पशुओं की आकृति बनी हुई है। ये देखिए अंक तालिका 1 में अशोक के स्तंभ में स्तंभ का जो स्थान है वो कहाँ है? रामपुरवा बिहार में है। 2 स्तंभ मिले हैं। शीर्ष पर जो पशु है, एक पर तो एक सिंह है, दूसरे पर वृषभ है। फिर लोहरियानंदनगढ़ बिहार एक सिंह है। संकिसा उत्तर प्रदेश में हाथी है। सांची मध्य प्रदेश में 4 सिंह हैं। रुमिनदेई नेपाल में अश्व है। कुछ विद्वान इसे वृषभ भी मानते हैं। सारनाथ उत्तर प्रदेश में 4 सिंह हैं। ठीक है, तो फलक पर विभिन्न पशुओं की आकृति है। स्तंभ शीर्षों में सारनाथ का स्तंभ शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। जो स्तंभ सारनाथ का है वह सर्वोत्कृष्ट है, जो यूपी में है, और उसपे 4 सिंह बने हुए हैं। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति के प्रतीक हैं। सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित है, जिसमें मूलतः 32 तीलियां थीं। यद्यपि इससे प्रेरित तिरंगे झंडे पर अंकित चक्र में 24 तीलियां ही हैं। ये शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है। इसी प्रकार 4 पशुओं में गज, बैल, अश्व, सिंह की आकृति उत्कीर्ण है। इनमें हाथी बुद्ध के गर्भस्थ होने का, बैल उनके जन्म का, अश्व घरत्याग का, सिंह सार्वभौम सत्ता का प्रतीक है। कुछ विद्वानों की राय है कि अशोक स्तंभ ईरानी स्तंभों की अनुकृति या नकल है, किंतु वास्तव में अशोक के स्तंभ ईरानी स्तंभों के से बहुत भिन्नता रखते हैं और मौलिक हैं। तो हम अंक तालिका 2 देखने जा रहे हैं अभी। इसमें देखिए अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभ के बीच में तुलना की गई है। यह स्तंभ एकाश्मक एक ही पत्थर से बने हैं। ये स्तंभ पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर उल्टे कमल की आकृति बनी है। ईरानी स्तंभों पर यह आकृति स्तंभ के नीचे स्थित है। अशोक के स्तंभ सपाट व चिकने हैं। ईरानी स्तंभ जो है गड़ारीदार, नालीदार है, क्योंकि अब चट्टानों को, पत्थरों को जोड़कर बनाए गए हैं। ठीक है, अशोक के पत्थर जो है ऊपर से नीचे की ओर चौड़े होते गए हैं। ईरानी स्तंभ ऊपर से नीचे की ओर एक समान चौड़े हैं। अशोक का स्तंभ, प्रथम स्तंभ जो है बसाड़, बखिया, वैशाली का कोल्हुआ स्तंभ है। इसके शीर्ष पर शेर की मूर्ति, यह बुद्ध के अंतिम उपदेश की स्मृति में निर्मित है। फायान ने 6 एवं हैंगसांग ने अशोक के 15 स्तंभों का उल्लेख किया, जबकि वर्तमान में 30 स्तंभ प्राप्त हैं। लोरिया नंदनगढ़ व एवं रामपुरा स्तंभ की चौकी पर दाना चुगते हुए हंसों का अंकन है। रुमिनदेई स्तंभ सबसे छोटा है एवं इसके शीर्ष पर घोड़े की आकृति है। कौशाम्बी रामपुरवा वृषभ शीर्ष वाला विशाली तथा संकिसा के स्तंभ लेख विहीन है। लोरिया अर्राज कौशाम्बी स्तंभ लेख शीर्ष विहीन है। इन स्तंभों के अतिरिक्त सांची व बरहुत के मूल स्तूप के निर्माण का श्रेय भी अशोक को दिया जाता है। अशोक ने वास्तुकला की नई शैली गुफा निर्माण को प्रारंभ किया। मौर्य काल में बराबर की पहाड़ियों बिहार व नागार्जुनी पहाड़ियों बिहार में कुल 7 गुफाओं का निर्माण हुआ। बराबर की पहाड़ियों में स्थित 3 गुफाओं कर्ण चौपड़, सुदामा व विश्व झोपड़ी का निर्माण अशोक ने करवाया था। वहीं यहाँ स्थित चौथी गुफा लोमेश ऋषि की गुफा का निर्माता मौर्य शासक दशरथ था। नागार्जुनी पहाड़ियों में स्थित 3 गुफाओं गोपिका, बहिक्यक, वापिका व वदिका
का निर्माण मौर्य शासक दशरथ ने करवाया था। ये गुफाएं आजीविका को दान में देने हेतु बनाई गई थी। लोक कला के बारे में देख लें, मौर्य लोक कला कैसी है, थोड़ा सा ही रह गया बस, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। मौर्य काल की लोक कला का ज्ञान उन महाकाय यक्ष यक्षियों की मूर्तियों द्वारा होता है जो मथुरा से पाटलिपुत्र, विदिशा, कलिंग व पश्चिम शूरपारक तक पाई जाती हैं। इनमें महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं मथुरा जिले के परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति जिसे मणिभद्र कहा गया है। इसी प्रकार पटना नगर में दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्राहिणी यक्षी की प्रतिमा तथा बेस नगर से प्राप्त यक्षी की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त ग्वालियर से प्राप्त मणिभद्र यक्षी की मूर्ति, राजघाट वाराणसी से प्राप्त त्रिमुख यक्ष की मूर्ति, नोह भरतपुर से प्राप्त जाख बाबा की प्रतिमा तथा शिशुपालगढ़ उड़ीसा से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा भी मौर्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। पटना से प्राप्त नर्तकी की मृण मूर्ति तथा धौली उड़ीसा से प्राप्त हाथी की मूर्ति भी इस काल की कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मौर्य काल में लोहे के उपयोग, आहत सिक्कों उपयोग, उत्तरी काली पॉलिश, मृदभंडों के उपयोग जिसमें NBPW, पक्की ईंटों के उपयोग तथा मंडल कूपों, वलय या छल्लेदार कूपों के उपयोग ने द्वितीय शहरीकरण को गति प्रदान की। वल्ले कूपों के निर्माण से पानी के लिए नदी तटों पर बसने की बाध्यता की समाप्त कर दिया। नदी तटों पर बसने की बाध्यता को समाप्त कर दिया। तो ये हमने आज सिर्फ मौर्यकालीन कला के बारे में देखा है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम फिर थोड़ा सा टाइम देंगे, इतिहास के ऊपर ही देंगे, ताकि जो बच्चे जो मेरे साथी हैं RPSC कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इसमें मदद मिल सके। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मैक्सिमम शेयर करें। आज हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टोमेटल फिजियोलॉजी। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हम यहीं पर देख लेते हैं, अभी और भी डिटेल में आएगा हमारे पास स्ट्रक्चर। गार्ड सेल्स हैं 2, ये जो ग्रीन कलर के दिखाए हैं, थिकनिंग है यहाँ पर प्रेजेंट जो इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। आउटर वॉल है, एपिडर्मल सेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट दिखाए हुए कॉर्नर्स इसके पेरिफेरी पे। स्टोमेटल अपर्चर, ये व्हाइट कलर का जो स्टोमेटल अपर्चर है यहाँ पर आपका इनर वॉल है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के बारे में बात करें, डिस्कवर्ड बाय फेफर ने इसको दिया था सबसे पहले। नेम स्टोमेटा वाज गिवन बाय मालपेगी। स्टोमेटा कवर जो है वो अराउंड 1 to 2% ऑफ लीफ एरिया, पत्ती का जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें से 1 से 2% जो स्टोमेटा रहता है यहाँ पर। दे आर माइन्यूट, एक्चुअल में स्टोमेटा है क्या, दे आर माइन्यूट पोर्स ऑफ एलिप्टिकल शेप कंसिस्ट ऑफ 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल कॉल्ड गार्ड सेल्स। दो विशिष्ट प्रकार के सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स जिनको गार्ड सेल्स कहते हैं, उनके बीच में एक छोटा सा पोर रहता है, उसी को हम स्टोमेटा कह रहे हैं। ठीक है, उस पूरी संरचना को गार्ड सेल के सहित उसके सब्सिडरी सेल्स के सहित हम उसको स्टोमेटा कह रहे हैं। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में जो द्विबीजपत्री हैं उनमें किडनी शेप रहेगा और जो एक बीजपत्री है उसमें डम्बल शेप रहेगा। ठीक है, द वॉल ऑफ द गार्ड सेल सराउंडिंग द पोर इज थिकन। जो गार्ड सेल के पास पोर के सबसे पास जो गार्ड सेल की वॉल होगी वो थिक होगी, मोटी होगी और इनइलास्टिक होगी, और जो पोर से दूर होगी वो कैसी होगी, थिन होगी, इलास्टिक होगी और सेमी परमेबल होगी। यहाँ पे करेक्शन करने वाली है, ये थिन है। ठीक है, जो पोर के दूर है गार्ड सेल की मेम्ब्रेन वो थिन है, इलास्टिक है, सेमी परमेबल है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, गार्ड सेल में अवेलेबल है लेकिन वो क्या है, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि वहां पे रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होता है, रुबिस्को एब्सेंट है। गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय मॉडिफाइड
एपिडर्मल सेल्स, गार्ड सेल्स कैसे सराउंड है, एपिडर्मल सेल्स जो है मॉडिफाइड उससे सराउंडेड है, घिरे हुए हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, सब्सिडियरी सेल्स या एसेसरी सेल्स कह रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल्स। यहाँ पे मैंने आपको संकन स्टोमेटा के बारे में बताने की कोशिश की है कि क्या अडेप्टेशन है, ताकि एक्सेसिव जो ट्रांसपिरेशन हो रही है, एक्सेसिव जो ट्रांसपिरेशन का जो लॉस हो रहा है उससे बचने के लिए जिम्नोस्पर्म और जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर एक अडेप्टेशन रहती है संकन स्टोमेटा की, जिसमें जो स्टोमेटा है, जो पोर है, उसका नीचे की तरफ धंस जाता है। ठीक है, ये जो स्टोमा है, ये देखिए गार्ड सेल्स इसके आसपास है बने हुए, क्लोरोप्लास्ट है, गार्ड सेल में न्यूक्लियस है, एपिडर्मल सेल्स है, स्टोमेटा यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर देखिए स्टोमेटा क्या है, एलएस दिखाया स्टोमेटा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसमें यहाँ पर ये एयर कैविटी है स्टोमा की, और एपिडर्मल सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं, और ये छोटा सा स्टोमा है जो कि फ्लैसेड शेप में है और यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि मेटाकाफ एक साइंटिस्ट हैं और चाक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 4 टाइप्स ऑफ स्टोमेटा रिकॉग्नाइज किए हैं कि स्टोमेटा के 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले है एनोमोसाइटिक टाइप। एनोमोसाइटिक टाइप स्टोमेटा में क्या है, एसेसरी सेल्स एब्सेंट रहेंगे, गार्ड सेल्स के साथ लगे हुए एसेसरी सेल्स होते हैं वो एब्सेंट हैं। तो उनकी फैमिली कौन कौन सी है जिसमें ऐसे स्टोमेटा पाए जाते हैं, रेनोकुलेसी है, कुकुरबिटेसी है, पेपरेवेसी है और मालवेसी है। ठीक है, ये डायग्राम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल्स आपको दिखेंगे, ये गार्ड सेल्स हैं, एसेसरी सेल्स इसके एब्सेंट हैं, एनोमोसाइटिक है ये। ठीक है, अनीसोसाइटिक टाइप कौन से हैं, जिसमें 3 एसेसरी सेल्स मिल रहे हैं। 3 एसेसरी सेल्स की पोजीशन देख लीजिए, ब्रासिकेसी इसके फैमिली का एग्जाम्पल है। पोजीशन क्या है, नेक्स्ट देखिए डायसाइटिक टाइप में 2 एसेसरी सेल्स प्रेजेंट हैं। 2 एसेसरी सेल्स की पोजीशन देखिए, गार्ड सेल्स से 90 डिग्री एंगल पर बना रहे हैं लाइन वो। ठीक है, कॉमन वॉल जो है 90 डिग्री एंगल पर बनेगी। एग्जाम्पल कौन सी फैमिली है, कैरियोफाइलेसी है, एक्केंथेसी है। पैरासाइटिक टाइप जो स्टोमेटा है वो किस में मिलेंगे, उनका डायग्राम देखिए, पैरासाइटिक दोनों ही हैं। क्या है, गार्ड सेल के पैरेलल हैं। ठीक है, ये पैरेलल है लेकिन यहाँ पर अलग हो जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये पैरेलल होते हुए उसको पूरा कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, 2 तरह के इसके डायग्राम्स बन सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सी फैमिली है, रूबिएसी और फेबेसी। नेक्स्ट हम बात कर लें स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। कितनी बार एक पत्ती के इकाई क्षेत्र पर जो है कितनी बार उसकी आवृत्ति हो रही है, कितनी बार वो स्टोमेटा वहां पर पाया जा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है जीरोफाइट्स में हमेशा ज्यादा मिलेंगे, मीजोफाइट्स में कम मिलेंगे। स्टोमेटा का जो नंबर है, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है 1000 to 60,000 वेरी करता है डिफरेंट प्लांट स्पीशीज की। स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रीज में ज्यादा होगी और हर्ब्स में कम होगी। ठीक है, स्टोमेटल ऑक्यूपाई जो कर रहे हैं 1 to 2% टोटल लीफ एरिया कर रहे हैं जो फुली ओपन होते हैं। आइसोबायलेटरल लीव्स की हम बात कर रहे हैं तो इन मोनोकोट्स, आइसोबायलेटरल लीव्स की हम बात करें तो मोनोकोट्स में द सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा आर फाउंड ऑन अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, जो एक बीजपत्री पौधे हैं उनमें उनकी पत्तियों में ऊपरी और निचली सतह पर एक समान संख्या के स्टोमेटा पाए जाते हैं। डोर्सोवेंट्रल लीव्स जो कि द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, उनके पत्तियों की ऊपरी सतह पर जो स्टोमेटा हैं बहुत कम होते हैं बजाय कि निचली सतह में ज्यादा पाए जाएंगे। ये कुछ अंक टेबल दिया हुआ है, अंक तालिका दी हुई है जिसमें आपको बताया गया कि पौधे कौन कौन से हैं, उसकी ऊपर वाली सतह पर कितने स्टोमेटा पाए जाएंगे और नीचे वाली सतह पर कितने स्टोमेटा पाए जाएंगे, नंबर बताया गया है। तो यहाँ पर देखें कि सबसे ज्यादा ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले स्टोमेटा जो है अनियन में मिलते हैं। ठीक है, और निचली सतह पर सबसे ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं वो अल्फा। ठीक है, सबसे कम भी देख लेते हैं, सबसे कम जो ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं वो जेरेनियम है, जेरेनियम, और सबसे कम जो निचली सतह पर पाए जाते हैं वो है वीट।
नेक्स्ट देखें स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स देयर आर 4 टाइप्स। हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा कह रहे हैं जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, हमेशा निचली सतह पर पाए जाते हैं पत्ती की, जिससे कि एग्जाम्पल है एप्पल, पीच, मलबरी, वॉलनट, पोटैटो, कैबेज, बीन, टोमेटो। एप्पल, पीच, मलबरी, वॉलनट, पोटैटो, कैबेज, बीन, टोमेटो, पी, ये आपके हाइपोस्टोमेटिक टाइप के स्टोमेटा मिलेंगे यहाँ पर। दैट मीन्स इनके जो लोअर सरफेस पर है लीव्स की, वहीं पर स्टोमेटा मिल रहे हैं। एम्फीस्टोमेटिक यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों सरफेसेस पे, आइदर अपर सरफेस और लोअर सरफेस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, मोनोकोट्स में मेज है, ओट्स, ग्रासेस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एपिस्टोमेटिक स्टोमेटा कौन से होते हैं? एपिस्टोमेटिक स्टोमेटा में देखें, स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव, सिर्फ ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, वाटर लिली, निम्फिया, एक्सेट्रा। एस्टोमेटिक टाइप में कौन से स्टोमेटा आएंगे? स्टोमेटा आर ऑल टुगेदर एब्सेंट और इफ प्रेजेंट दे आर वेस्टिजियल। स्टोमेटा वैसे तो एब्सेंट होंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो वेस्टिजियल पार्ट है उसका, प्लांट का। एग्जाम्पल में सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, जिसमें पोटेमोगेटन आता है। स्टोमेटल मूवमेंट की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ स्टोमेटा हमने यहाँ रिकॉग्नाइज किए हैं। फोटो एक्टिव स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, हाइड्रो एक्टिव स्टोमेटा। फोटो एक्टिव स्टोमेटा, जो स्टोमेटल मूवमेंट है वो कंट्रोल किया जा रहा है बाय सनलाइट, नाम से ही पता चल रहा है। फोटो एक्टिव मीन्स फोटो एक्टिव जो ऐसा स्टोमेटल मूवमेंट जो कंट्रोल किया जा रहा है सनलाइट से। स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं ड्यूरिंग द डे एंड क्लोजेस एट नाइट। एग्जाम्पल मोस्ट प्लांट्स हो रहे हैं। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, स्टोमेटल मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय डार्कनेस। स्टोमेटल मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय डार्कनेस। स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। एग्जाम्पल जो है कैम्प प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम, क्रेसुला, सेडम, ओपेंशिया। हाइड्रोएक्टिव स्टोमेटा कौन से हैं? स्टोमेटल मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय मूवमेंट ऑफ वाटर। ऐसा स्टोमेटल मूवमेंट जो कंट्रोल किया जा रहा है वाटर से। तो एपिडर्मल सेल्स जो है टर्जिड हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर। इन द मिडल ऑफ डे व्हेन वाटर इज रिलीज फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स द स्टोमेटा ओपन। तो साइंटिस्ट हैं फ्यूजिनो 1967 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व दैट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा अकर्स ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू द गार्ड सेल्स। ये पहला ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला कि स्टोमेटा ओपनिंग किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू द गार्ड सेल्स। यहाँ पर मैंने आपको कुछ जो है स्टोमेटा ओपन और क्लोजिंग का दिखाया है। यहाँ पर मैंने आपको जो है आयंस का मूवमेंट बताया है कि वाटर इनटेक और कैसे हो रहा है। पहले हम ये देख लें कि स्टोमेटा ओपन हो रहा है, ये फ्लैसेट स्ट्रक्चर है। फ्लैसेट मतलब यहाँ पे ओनली वाटर गेन करके ये ऑलरेडी जो है फूल चुके हैं सेल, गार्ड सेल जो है फूल चुके हैं। एपिडर्मल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट है, आउटर थिन लेयर है, पेक्यूल है, गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर, न्यूक्लियस, इनर थिक वॉल। ऐसे यहाँ पर देखिए ये देखिए अब यहाँ पर ये जो है फ्लैसिड हो चुका है, फ्लैसिड होते ही क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वाटर मूवमेंट की वजह से दिखाया हुआ है कि पोटेशियम आयंस इनटेक होंगे, इनटेक होने की वजह से ये फ्लैसिड हो रहा है, फ्लैसिड होने की वजह से टर्जिड हो रहा है। यहाँ पर टर्जिड होने की वजह से ये स्टोमेटल पोर ओपन हो रहा है। पोटेशियम आयंस और वाटर का इनटेक रेगुलर बन रहा है, जिसकी वजह से ये टर्जिड हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सडनली पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ मूव करने लग गए हैं, वाटर बाहर की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये फ्लैसिड हो गया और स्टोमेटल पोर जो है क्लोज हो चुका है। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग का मैकेनिज्म क्या है? सोर्सेज ऑफ पोटेशियम आयंस जो है वो कहाँ से है? नियर बाय सब्सिडियरी या एपिडर्मल सेल्स से पोटेशियम आयंस आ रहे हैं। अपटेक ऑफ पोटेशियम आयंस कंट्रोल द ग्रेडियंट इन द वाटर पोटेंशियल। पोटेशियम आयंस का जितना भी अपटेक है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल हो रहा है वाटर पोटेंशियल से। इंक्रीज इन पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल। जैसे जैसे पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन गार्ड सेल में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी।
in turn ट्रिगर्स ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर इनटू द गार्ड सेल, जिसकी वजह से क्या वाटर भी इनफ्लो होगा, रेजिंग द टर्गर प्रेशर. एटीपी हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू द गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स की एंट्री में क्या होगा, पोटेशियम आयंस की के अंदर एंट्री हो रही है गार्ड सेल्स के अंदर, तो वहां पर एटीपी हेल्प कर रहा है. लेविट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1974 में ऑब्जर्व किया दैट प्रोटॉन अपटेक बाय सब्सिडरी सेल्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एटीपी. लेविट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि प्रोटॉन अपटेक बाय सब्सिडरी सेल्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एटीपी. सब्सिडरी सेल्स से पोटेशियम आयंस तो जा रहा है, लेकिन उनकी पूर्ति पीछे की तरफ कौन करेगा, सब्सिडरी सेल्स में हाइड्रोजन आयंस करेंगे, प्रोटॉन करेंगे. दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पीएच इन गार्ड सेल. गार्ड सेल्स के पास पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी. राइज इन पीएच कन्वर्ट स्टार्च इनटू ऑर्गेनिक एसिड. जो स्टार्च वहां प्रेजेंट है, पीएच जैसे ही बढ़ेगा तो वहां ऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा, जैसे कि मैलिक एसिड. यहाँ पर देखिए स्टार्च, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंट में फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी. मैलिक एसिड जो फर्दर डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयंस में और मैलेट आयंस में. अब देखिए अपटेक ऑफ पोटेशियम आयंस इज बैलेंस्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग. किसी चीज से तो बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिव आयंस कौन से होंगे, तो अपटेक ऑफ क्लोराइड आयंस या फिर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम ऑर्गेनिक एसिड्स सच एज मैलिक एसिड. नेगेटिव चार्जेस जो ऑर्गेनिक एसिड्स के हैं व्हेन दे लूज हाइड्रोजन आयंस. नेगेटिव चार्जेस ऑर्गेनिक एसिड्स जो भी हैं वो अगर नेगेटिव चार्जेस लूज करेंगे और हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन करेंगे तब ये बैलेंस होगा. एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयंस इन गार्ड सेल्स इज इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड बाय द अपटेक ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, या तो क्लोराइड आयंस है या फिर मैलेट आयंस है. द हाई अमाउंट ऑफ मैलेट इन गार्ड सेल्स ऑफ ओपन स्टोमेटा एक्यूमुलेट्स बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च. स्टार्च की जितनी देखो पीएच कम हुआ, पीएच कम होते ही क्या होगा कि वहां पर जो है स्टार्च जो अवेलेबल है उसकी हाइड्रोलाइसिस शुरू हो जाएगी. हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट होते ही क्या होगा, वहां पर हाई अमाउंट ऑफ मैलेट इकट्ठा हो जाएगा. ठीक है, और जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे. स्टार्च है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है. यहाँ पे पीएच देखिए, पहले हम इस तरफ जा रहे हैं तो पीएच देखिए 7 है, न्यूट्रल है. ठीक है, डे टाइम पे बात कर रहे हैं तो डे टाइम पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज है, फॉस्फेटेज एंजाइम है, ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना. यहाँ पे स्टोमेटा ओपन हो चुके हैं. ठीक है, फिर देखिए हेक्सोकाइनेज एक्टिविटी हुई. हेक्सोकाइनेज एक्टिविटी में यहाँ पे एटीपी यूज्ड अप हुआ और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन के यहाँ पीएच रिड्यूस हो चुका है एट द नाइट टाइम. ठीक है, स्टीवर्ट स्कीम एक्सप्लेन की है मैंने यहाँ पे आपको. फिर हम यहाँ देखें गार्ड सेल्स में कि यहाँ पर जो है ओपनिंग की बात करें. ओपनिंग में यहाँ देखिए हमारे पास क्या हो रहा है. सबसे पहले स्टिमुलाई क्या है, ओपन बाहर से कैसे हो रहा है, एपोप्लास्ट पाथवे से आएगा. कार्बन डाइऑक्साइड, एयर ह्यूमिडिटी, रेड लाइट, ब्लू लाइट, हार्मोन्स कुछ हैं, ये स्टिमुलेशन का काम कर रहे हैं. और यहाँ पर देखिए मैलेट है. ठीक है, मैलेट्स कैसे है, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो साथ वाले सेल्स हैं वो क्या काम करेंगे, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से मैलेट आएगा. मैलेट की कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत कम है. कम होने की वजह से क्या है, यहाँ पर देखिए एटीपी का यूज करेंगे और यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएंगे तो मैलेट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे अंदर बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से ये ओपनिंग कंडीशन है इसकी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्लोजिंग कंडीशन में क्या हो रहा है. क्लोजिंग कंडीशन में यही जो मैलेट है ये बाहर शिफ्ट करेगा और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन फिर से नॉर्मल होती जाएगी. हम क्लोजिंग की भी बात करेंगे इसमें. मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल क्लोजिंग देखिए, इट इज ब्रॉट बाय अ पैसिव और हाईली कैटलाइज्ड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयंस. पोटेशियम आयंस जो पहले अंदर गए थे अब वो बाहर निकलेंगे, क्लोराइड आयंस भी बाहर निकलेंगे गार्ड सेल्स से और एपिडर्मल टिश्यूज में जाएंगे, इंजर्नल और सब्सिडरी सेल्स में जाएंगे पर्टिकुलर सिचुएशन में. सब्सिडरी सेल्स हैव एन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. सब्सिडरी सेल्स एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेंगे मैकेनिज्म ऑफ पोटेशियम आयंस का. ये वही डायग्राम है, थोड़ा और डिटेल में बताया गया है. यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया बीच में आपको दिखा दिए गए हैं और यहाँ पर मैलेट का जो है डिसोसिएशन जो होगा
जिसकी वजह से मैं लेट आयन इकट्ठा होंगे और जिसकी वजह से ये ओपन रहेगी कंडीशन। यहाँ पर ये फ्लैट सेट बता दी गई, ये कंडीशन क्लोजर कंडीशन है। पोटेशियम आयंस का जो यहाँ पे वापस जाने की सिचुएशन है, ठीक है, वापस जाते वक्त यहाँ पर जो सब्सिडी सेल्स को वो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेंगे वो यहाँ से। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आपस में शेयर करें, ताकि आप जितनी बार भी इस वीडियो को सुनेंगे आपको ये टॉपिक रिवाइज होगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आप इससे जुड़े हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।